जिले में हम लोग का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। दो उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूँ, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे। रात्रि विश्राम हमारा गया में था और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। दो उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दरवाजा बंद करो, लॉक करो दरवाजा। द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 साल पहले के बिहार जिनको ये कोसते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर नहीं टिके, उस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बार बार जिनके ऊपर इन्होंने दोषारोपण किया, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने ये वादा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भैया ऐसे में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद, भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल
विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें उसके कोई मायने बचते नहीं है। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें, किस तरीके से किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। एक युवा बिहार का जो अभ्यर्थी जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था, भाई क्या गलत बात कर रहा था, वो अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना। आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं, क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे, क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? क्या कोई बैकडोर से, क्या कोई भ्रष्टाचार की योजना तैयार की जा रही है इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी भर्तियों को लेकर? 7वें चरण की भर्ती अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाली? सरकार जवाब दे, और निकाले तत्काल प्रभाव से ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। भाई आप लोगों ने शिक्षक से लेकर छात्रों तक का बुरा हाल कर रखा है। मगध विश्वविद्यालय गए थे अभी 15-20 दिन पहले, जब हम पिछली बार हम आए थे, वहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए। भैया समय पर आप कोर्स पूरा नहीं करते, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। क्या अराजक माहौल है भैया। शिक्षक सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, और मुख्यमंत्री बिजी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री बिजी है अपनी खाने की दावतों में जाने के लिए। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठ के कि भैया जो प्रदेश के जो ज्वलंत विषय हैं उसको सुलझा लिया जाए, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। एडीएम पटना के किस बर्बरता से तिरंगे पर और अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई इनके अधिकारी ने। भाई वो तिरंगा दिखा रहा था, ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया था। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। भाई मैं गया था अनीसुर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था अनीसुर से मिलने। भाई किस हालात में, 1-2 लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे हैं। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई है, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दें किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। सरकार व्यस्त है भैया। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन कैसे भ्रष्टाचार करेगा, 7 निश्चय में और भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण दें, जो तस्कर उत्पन्न हो गए हैं जहरीली शराब के, उन तस्करों को कैसे संरक्षण मिले।
अवैध जहरीली शराब का जो निर्माण बिहार के हर एक प्रखंड में हो रहा है, उन निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण प्रशासन कैसे दे, और परिणाम स्वरूप अराजक माहौल प्रदेश में तैयार हो गया। भाई जंगल राज मुख्यमंत्री बोलते थे, ये तो डबल जंगल राज चल रहा है भैया। ये कौन से कम दोषी हैं अगर ये दूसरे को जंगल राज गिनाते हैं? आज की तारीख में बता दीजिए भैया, कौन सी नई सरकार बनी है बिहार में? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोगों की सरकार है जो आज सरकार में 32 सालों से। जब इन 32 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। आज ये लोग बोलेंगे कि भैया आप देखिए कि हम लोग आने वाले, थोड़ा समय दे दीजिए। भाई थोड़ा समय क्या दे दीजिए, 30 साल आपको दे दिया गया। थोड़ा समय करते हुए 30 साल में आपने बिहार को आपने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मुख्यमंत्री की नजर है 2024 में। शर्म नहीं आता इनको? बिहार के मुख्यमंत्री ढंग से ये बन नहीं पाए, जाएंगे देश के प्रधानमंत्री बनने। कौन सा मॉडल दिखाएंगे भैया बताइए? जब 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, गुजरात मॉडल वो दिखाते थे। भाई ये कौन सा मॉडल दिखाएंगे? क्या है नीतीश मॉडल? भाई चिराग मॉडल ने आपके नीतीश मॉडल को धराशायी कर दिया। चिराग मॉडल की वजह से आपका नीतीश मॉडल पहले नंबर से तीसरे नंबर का बन गया। आधे से ज्यादा आपके प्रत्याशी हार गए। तो क्या है नीतीश मॉडल आपके पास? क्यों 2024 में जनता आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माने? और वो भी ऐसा गठबंधन, भानुमति का कुनबा विपक्ष में। जब एक मंच पे तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं विपक्षी एकता दिखाने के लिए, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और दावेदार भी कैसे कैसे भैया? कांग्रेस 600-700 विधायक वाली। जिले में हम लोग का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। 2 उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूं, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे। रात्रि विश्राम हमारा गया में था, और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। 2 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दरवाजा बंद करो, लॉक करो दरवाजा। द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 साल पहले के बिहार जिनको ये कोसते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर नहीं टिके, उस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बार बार जिनके ऊपर इन्होंने दोषारोपण किया, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया।
लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने ये वादा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भैया ऐसे में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यावधि चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मान्य बचते नहीं है। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं? और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें? किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। एक युवा बिहार का जो अभ्यर्थी, जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था, भाई क्या गलत बात कर रहा था? वो अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना। आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं, क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे, क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? क्या कोई बैकडोर से, क्या कोई भ्रष्टाचार की योजना तैयार की जा रही है इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी भर्तियों को लेकर? 7वें चरण की भर्ती अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाली? सरकार जवाब दे, और निकाले तत्काल प्रभाव से ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। भाई आप लोगों ने शिक्षक से लेकर छात्रों तक का बुरा हाल कर रखा है। मगध विश्वविद्यालय गए थे अभी 15-20 दिन पहले, जब हम पिछली बार हम आए थे, वहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए। भैया समय पर आप कोर्स पूरा नहीं करते। 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। क्या अराजक माहौल है भैया। शिक्षक सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, और मुख्यमंत्री बिजी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री बिजी है अपनी खाने की दावतों में जाने के लिए। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठ के कि भैया जो प्रदेश के जो ज्वलंत विषय हैं उसको सुलझा लिया जाए, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। एडीएम पटना के किस बर्बरता से तिरंगे पर और अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई इनके अधिकारी ने। भाई वो तिरंगा दिखा रहा था, ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया था। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से?
और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। भाई मैं गया था निसुर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था निसुर से मिलने। भाई किस हालात में, एक दो लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे हैं। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई हैं, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दें किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। सरकार व्यस्त है भैया। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन कैसे भ्रष्टाचार करेगा, 7 निश्चय में और भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण दें, जो तस्कर उत्पन्न हो गए हैं जहरीली शराब के, उन तस्करों को कैसे संरक्षण मिले, अवैध जहरीली शराब का जो निर्माण बिहार के हर एक प्रखंड में हो रहा है, उन निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण प्रशासन कैसे दे। और परिणाम स्वरूप अराजक माहौल प्रदेश में तैयार हो गया। भाई जंगल राज मुख्यमंत्री बोलते थे, ये तो डबल जंगल राज चल रहा है भैया। ये कौन से कम दोषी हैं अगर ये दूसरे को जंगल राज गिनाते हैं? आज की तारीख में बता दीजिए भैया कौन सी नई सरकार बनी है बिहार में? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोगों की सरकार है जो आज सरकार में 32 सालों से। जब इन 32 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। आज ये लोग बोलेंगे कि भैया आप देखिएगा हम लोग आने वाले, थोड़ा समय दे दीजिए। भाई थोड़ा समय क्या दे दीजिए? 30 साल आपको दे दिया गया, थोड़ा समय करते हुए 30 साल में आपने बिहार को अपने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मुख्यमंत्री की नजर है 2024 में। शर्म नहीं आता इनको? बिहार के मुख्यमंत्री ढंग से ये बन नहीं पाए, जाएंगे देश के प्रधानमंत्री बनने। कौन सा मॉडल दिखाएंगे भैया बताइए? जब 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, गुजरात मॉडल वो दिखाते थे। भाई ये कौन सा मॉडल दिखाएंगे? क्या है नीतीश मॉडल? भाई चिराग मॉडल ने आपके नीतीश मॉडल को धराशायी कर दिया। चिराग मॉडल की वजह से आपका नीतीश मॉडल पहले नंबर से तीसरे नंबर का बन गया। आधे से ज्यादा आपके प्रत्याशी हार गए। तो क्या है नीतीश मॉडल आपके पास? क्यों 2024 में जनता आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माने? और वो भी ऐसा गठबंधन, भानुमति का कुनबा विपक्ष में। जब एक मंच पे तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं विपक्षी एकता दिखाने के लिए, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और दावेदार भी कैसे कैसे भैया? कांग्रेस 600-700 विधायक वाली पार्टी, कई और क्षेत्रीय दल हैं। ममता जी की बनर्जी 200 प्लस विधायक वाली पार्टी, अखिलेश जी 100 से ज्यादा, केजरीवाल जी 150 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी, पंजाब दिल्ली सब मिलाकर। और ये जा रहे हैं 40 विधायक वाले। जिले में हम लोग का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। 2 उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूं, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे। रात्रि विश्राम हमारा गया में था, और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। 2 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा परिशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दरवाजा बंद करो, लॉक करो दरवाजा। द्वारा परिशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल फुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 साल पहले के बिहार जिनको ये कोसते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर नहीं टिके, उस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बार बार जिनके ऊपर इन्होंने दोषारोपण किया, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने ये वादा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भैया ऐसे में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद, भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मान्य बचते नहीं है। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं? और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है ये सरकार। कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें? किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। एक युवा बिहार का जो अभ्यर्थी, जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था। भाई क्या गलत बात कर रहा था वो? अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना।
आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं, क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे। क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? क्या कोई बैकडोर से, क्या कोई भ्रष्टाचार की योजना तैयार की जा रही है इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी भर्तियों को लेकर? 7वें चरण की भर्ती अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाली? सरकार जवाब दे, और निकाले तत्काल प्रभाव से ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। भाई आप लोगों ने शिक्षक से लेकर छात्रों तक का बुरा हाल कर रखा है। मगध विश्वविद्यालय गए थे अभी 15-20 दिन पहले, जब हम पिछली बार हम आए थे, वहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए। भैया समय पर आप कोर्स पूरा नहीं करते। 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। क्या अराजक माहौल है भैया। शिक्षक सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, और मुख्यमंत्री बिजी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री बिजी हैं अपनी खाने की दावतों में जाने के लिए। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठ के कि भैया जो प्रदेश के जो ज्वलंत विषय हैं उसको सुलझा लिया जाए, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। एडीएम पटना के किस बर्बरता से तिरंगे पर और अनिसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई इनके अधिकारी ने। भाई वो तिरंगा दिखा रहा था, ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया था। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। भाई मैं गया था अनिसुर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था अनिसुर से मिलने। भाई किस हालात में, 1-2 लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे हैं। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई है, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दें किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। सरकार व्यस्त है भैया। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन कैसे भ्रष्टाचार करेगा, 7 निश्चय में और भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण दें, जो तस्कर उत्पन्न हो गए हैं जहरीली शराब के, उन तस्करों को कैसे संरक्षण मिले, अवैध जहरीली शराब का जो निर्माण बिहार के हर एक प्रखंड में हो रहा है, उन निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण प्रशासन कैसे दे। और परिणाम स्वरूप अराजक माहौल प्रदेश में तैयार हो गया। भाई जंगल राज मुख्यमंत्री बोलते थे, ये तो डबल जंगल राज चल रहा है भैया। ये कौन से कम दोषी हैं अगर ये दूसरे को जंगल राज गिनाते हैं? आज की तारीख में बता दीजिए भैया, कौन सी नई सरकार बनी है बिहार में? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोगों की सरकार है जो आज सरकार में 32 सालों से। जब इन 32 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। आज ये लोग बोलेंगे कि भैया आप देखिएगा हम लोग आने वाले, थोड़ा समय दे दीजिए। भाई थोड़ा समय क्या दे दीजिए, 30 साल आपको दे दिया गया। थोड़ा समय करते हुए 30 साल में आपने बिहार को आपने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मुख्यमंत्री की नजर है 2024 में। शर्म नहीं आता इनको? बिहार के मुख्यमंत्री ढंग से ये बन नहीं पाए, जाएंगे देश के प्रधानमंत्री बनने। कौन सा मॉडल दिखाएंगे भैया बताइए?
जब 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, गुजरात मॉडल वो दिखाते थे। भाई ये कौन सा मॉडल दिखाएंगे? क्या है नीतीश मॉडल? भाई चिराग मॉडल ने आपके नीतीश मॉडल को धराशायी कर दिया। चिराग मॉडल की वजह से आपका नीतीश मॉडल पहले नंबर से तीसरे नंबर का बन गया, आधे से ज्यादा आपके प्रत्याशी हार गए। तो क्या है नीतीश मॉडल आपके पास? क्यों 2024 में जनता आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माने, और वो भी ऐसा गठबंधन भानुमति का कुनबा विपक्ष में, जब एक मंच पे तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं विपक्षी एकता दिखाने के लिए, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और दावेदार भी कैसे कैसे? भैया कांग्रेस 600-700 विधायक वाली पार्टी, कई और क्षेत्रीय दल हैं, ममता जी की बनर्जी 200 प्लस विधायक वाली पार्टी, अखिलेश जी 100 से ज्यादा, केजरीवाल जी 150 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी, पंजाब दिल्ली सब मिलाकर, और ये जा रहे हैं 40 विधायक वाले। हाँ, वो 150, 300, 600 विधायक